नमस्कार बच्चों, मैं आपका अर्थशास्त्र का अध्यापक बलवंत विश्वकर्मा। इसके पहले हम लोगों ने मुद्रा से संबंधित टॉपिक को पढ़ लिया है और आज हम लोग बैंकिंग शुरू करेंगे। बैंकिंग, अब आपको अर्थशास्त्र पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि एज यूजुअल जो आर्थिक क्रियाएं आप हमेशा करते रहते हैं उससे संबंधित बातों को बताया जा रहा है। बैंक में आप जानते हैं हमेशा रोजमर्रा के काम के लिए जो है आप या आपके घर के लोग जो है आते और जाते रहते हैं। तो ये बैंक है क्या चीज, बैंकिंग क्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से बैंक कार्य करते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बैंक क्या है। देखिए, बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसमें आपकी जमाएं स्वीकार की जाती है तथा आपको विभिन्न कार्य को करने हेतु ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए आपने यदि जमा किया है तो आपको ब्याज मिलेगा और आपने बैंक से कर्ज लिया है तो आपसे बैंक ब्याज लेगी। तो निश्चित रूप से इन दोनों का कुछ न कुछ अंतर होगा, क्योंकि जो है बैंक भी ब्याज देती है और आपसे भी ब्याज लेती है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड, और स्प्रेड के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए कि बैंक में आपने पैसा जमा किया है और आपको प्रतिवर्ष 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, और आपको बैंक ने ऋण दिया है, कर्जे दिया है और 8% वार्षिक ब्याज आपसे लेती है। तो बैंक को जो है लाभ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 4% वार्षिक ब्याज का उसको लाभ हो रहा है। तो यह स्प्रेड कितना हो गया, 4%, और 4% की दर से वह लाभ प्राप्त कर रहा है। चूंकि बैंकिंग क्रियाएं अपने लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। इन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक, वो कमर्शियल बैंक, कॉमर्स का मतलब होता है कि लाभ के लिए बेचना और खरीदना, लेन देन करना। तो बैंक भी यही कार्य करता है, जिसमें आपका भी भला होता है और बैंक का भी भला होता है। ये बात अलग है कि बैंक का भला ज्यादा होता है। तो बैंक किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला काम मैंने बताया कि बैंक जमाएं स्वीकार करती है, यानी कि आपके पास पैसा है तो सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने घर पे पैसे को नहीं रख सकते, या लोन गोल्ड है, सोना है या कीमती वस्तु है, आप सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास नहीं रख सकते। तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप बैंक में ले जाकर के रख दीजिए, जमा कर दीजिए, और उस जमाओं के बदले बैंक से आपको ब्याज भी, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपको ब्याज भी प्राप्त होगा। तो यह जमाएं किस प्रकार से, कितने टाइप से स्वीकार करती है बैंक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। तो जमा किस रूप में स्वीकार करती है, बैंक में जाएंगे तो बैंक कहेगा कि आप एक खाता खोल लीजिए। तो खाता कई प्रकार का होता है, अकाउंट कई प्रकार से वह खोलती है। पहला खाता है बचत खाता, जो आम नागरिकों का होता है, जिसको देखिए जिस किसी का भी बैंक में खाता होगा, ज्यादातर लोगों का बचत खाता ही होता है। तो बचत खाते का लाभ यह होता है कि इस पर लगभग 4%, 3 से 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो जाता है, और जब चाहें तब आप एक निश्चित सीमा तक धनराशि उससे निकाल सकते हैं। दूसरा खाता होता है चालू खाता, चालू करेंट अकाउंट। चालू खाता मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए को लाभ प्रदान करने के लिए है, क्योंकि व्यापारियों को जो है दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार जो है बैंक में पैसा जमा भी करना होता है और बैंक से पैसा निकालना होता है। इसलिए उनको जो इस प्रकार से दिन में कई बार
आने जाने का लाभ देती है बैंक, उस को अलग अकाउंट के द्वारा दर्शाया जाता है और वह होता है चालू खाता। तीसरा होता है सावधि जमा खाता। सावध का मतलब समय जमा खाता। सावधि जमा खाता में आप देखेंगे, सभी लोग जानते हैं फिक्स डिपॉजिट, आप नाम सुने होंगे, ये साधारण भाषा में आपके वहां प्रचलन में होगा, फिक्स कर दिए पैसे को, यानी कि एक निश्चित समय के लिए पैसे को बैंक में जमा कर दिए, यानी कि उसके पहले आप यदि पैसा निकालते हैं तो जितना ब्याज पहले वह देने के लिए वादा किया था उतना ब्याज नहीं मिलेगा, हो सकता है नाम मात्र का ब्याज मिल जाए और पैसा आपको मिल जाए, लेकिन वह पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा हो जाता है। इसलिए जब निश्चित समय के लिए जमा करते हैं आप पैसा तो उसे सावधि जमा खाता में रखा जाता है। फिर है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि मंथली या 2 मंथली या 3 मंथली के आधार पर एक निश्चित धनराशि को बैंक में जमा करना होता है। जैसे मान लीजिए कि 200 रुपए या 100 रुपए महीने आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो वह पैसा हर महीने 100 रुपए जमा होता रहेगा और एक निश्चित समय के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है फिर वह आप चाहें तो ब्याज सहित वो पैसा निकाल सकते हैं या अपने बचत खाते में उस पैसे को जमा कर सकते हैं। तो रेकरिंग चूंकि जो है एक बार नहीं जमा होता है, स्टेप वाइज जो है और सिस्टमेटिक जमा होता रहता है, इसलिए इसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। फिर है वार्षिकी या निवृत्ति योजनाएं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी आपके पैसा जमा होते हैं, तो उन योजनाओं के अंतर्गत जब पैसा जमा होता है तो उसे वार्षिकी या निवृत्ति योजनाएं कहते हैं। फिर प्रतिदिन बचत जमा खाता। बैंक एक सुविधा देती है, विशेषकर दुकानदारों को यह सुविधा प्राप्त होता है कि बैंक अपना एक एजेंट नियुक्त कर देता है और जगह जगह पर जा करके जो है प्रतिदिन पैसे की वसूली करता है और ला करके बैंक में जमा कर देता है, और एक निश्चित समय के बाद जो है वह पैसा उसको निकाल करके मिल जाता है या जो है उस पैसे को निकाल के बचत खाता में जमा हो जाता है। चूंकि प्रतिदिन यह पैसा जमा होता है इसलिए इसे प्रतिदिन बचत जमा खाता कहते हैं। इस प्रकार से इतने तरह की खाता खोल करके ये बैंक आपकी जमाएं स्वीकार करता है। दूसरा कार्य मैंने बताया था कि बैंक आपको ऋण देता है, कर्जे देता है, यही तो व्यवसाय है बैंक का, आपसे पैसा लेता है और आपको कर्जे देता है। तो ऋण भी कई प्रकार के वह देता है। कई प्रकार के ऋण में पहला है साधारण ऋण, यानी कि अल्पकालीन या दीर्घकालीन आपको कर्जे मुहैया करा देता है। तो उसके लिए जो है आप यूं ही बैंक में जाएंगे और आपको कर्जे नहीं दे देगा, बल्कि आपसे कुछ सिक्योरिटी या जैसे जमीन का कागजात या और कोई बहुमूल्य वस्तुएं आपके पास, आप उसको गिरवी रखेंगे और आपको उसके मूल्य के बराबर या उससे कम का जो है ये कर्जा मुहैया करा देती है। इस पर बैंक जो है अच्छा खासा ब्याज लेती है। दूसरा है ऋण देने का नकद साख, नकद कैश, यानी कि आप सोना लेकर के जाइए, सोने का मूल्य 1 लाख रुपए है तो 80,000 तक आपको जो है तुरंत जो है कैश दे देगी। इस प्रकार के जो है तुरंत जो है आपको कैश जो है पैसा दे देती है, उसे जो है नकद साख कहते हैं। विनिमय प्रपत्रों का भुनाना। विनिमय प्रपत्र क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपको एक पेपर दे दिया, 1 लाख रुपए का आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, उस पर 10% की दर से आपको ब्याज मिल रहा है और 5 साल के लिए आपने फिक्स किया है। पता चल रहा है कि 2 साल बाद जो है आपको अचानक से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो अब उस फिक्स डिपॉजिट को भजाएंगे तो ब्याज आपको नहीं मिल पाएगा पर्याप्त, तो आप क्या करेंगे, उस पेपर को जो है जमा करेंगे बैंक में, और उस पेपर के बदले में
यानी कि वह बिल हो गया आपका, सिक्योरिटीज हो गई, उस बिल के बदले में आपको एक कर्जा मिल जाता है। 10% आपको मिल रहा था ब्याज, हो सकता है कि 8% ब्याज पर ही जो है आपको दूसरा कर्जा मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है विनिमय प्रपत्रों के आधार पर जो कर्जे आपको मिलते हैं उसे जो है विनिमय प्रपत्रों को भुनाना कहते हैं। फिर बैंक अधिवितरण की सुविधा, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका बैंक में आने जाने या बैंक में पैसा जमा करने और लोन लेने से बैंक में आपकी इतनी विश्वसनीयता हो गई है कि बैंक में आपका पैसा पर्याप्त नहीं है या बैंक में आप पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, तब भी आपको ज्यादा पैसे बैंक दे देती है। जैसे मान लेते हैं कि आपके खाते में जो है 50,000 रुपए ही है और आपको सुविधा बैंक दे दे कि आप 75,000 रुपए खाते से निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार के कर्जे को ओवरड्राफ्ट लोन कहते हैं। लेकिन 50,000 पर तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 50,000 से ज्यादा जो 25,000 होगा उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। तो इस प्रकार से कई विधियों से जो है बैंक आपको कर्जे देती है और कई विधियों से आपको आपकी पैसे जो है बैंक में जमा होते हैं। इस तरह से बैंक एक तरफ से लेती है और दूसरे तरफ से देती है और लेन देन करके जो है बैंक अपना लाभ कमाती है। आप किसी भी बैंक को देख लीजिए, बहुत कम ही बैंक होते हैं जो घाटे में चलते हैं, नहीं तो ज्यादातर बैंक लाभ में ही होते हैं। और लाभ किस तरह से, आपका जो जमा हुआ है बैंक में उस पर कम ब्याज देती है और जो बैंक से आप कर्जे लेते हैं उस पर ज्यादा ब्याज आपसे लेती है, इसलिए बैंक को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाता है। तो ये था पहला जो है प्राथमिक कार्य। इसके बाद जो है एजेंसी से संबंधित कार्य हम अगले